Let's formally start the lecture. Today's lecture that I am going to conduct would be on whisk breaking, which is a process in petroleum refinery. Before I go on, I would like to ask you, what does the name tell you, or what do you understand from the word whisk breaking? Anyone? Hamad, let's start with you. What do you understand by the term whisk breaking? सर इतना कुछ ज्यादा याद तो नहीं है, लेकिन चेन को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, हाँ, किस थर्मल चीज को क्रैकिंग की ब्रेक तरह। करना? सर चेन को सर, विस्कोसिटी को ब्रेक करना। बिल्कुल विस्कोसिटी को ब्रेक थर्मल करना, क्रैकिंग विस्क ब्रेकिंग में आ जाएगा। थर्मल क्रैकिंग आप चेन ब्रेक कर देते हैं। जी, थर्मल क्रैकिंग होता है बिल्कुल चेन सही ब्रेक। कहा, विस्कोसिटी को ब्रेक करते हैं। अब मेरा अगला सवाल ये है कि हम विस्कोसिटी को क्यों ब्रेक करना चाहते हैं? सर ऑब्वियस सी बात है, आपको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेली लाइफ में, वो हर डेली प्रोडक्ट की अलग विस्कोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इस बिल्कुल वजह से बिल्कुल सही विस्कोसिटी है। ब्रेक करते हैं। सर सर जो हेवियर वैक्यूम चेन्स को लाइटर चेन्स में कन्वर्ट करना। हाँ, ये आधा आंसर सही है कि आपकी सर रिक्वायरमेंट के लिए होता है, मगर अगर आपने गौर किया गया, और इफ यू पे अटेंशन, the lighter hydrocarbons or middle hydrocarbons are the most valuable hydrocarbons. So diesel, petrol, these are the most valuable hydrocarbons, and your goal is to reduce the viscosity of the heavier hydrocarbons to get to this purpose. That is why one of the techniques that we use is whisk breaking, and whisk breaking is done for heavier components, as the name suggests. Here, my next question is, keeping your knowledge of petroleum refinery in mind, मुझे आप ये बता सकते हैं कि जब हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, वो किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं पेट्रोलियम कंपोनेंट को? सर एपीआई की बेस पे और बिल्कुल, एपीआई। और एपीआई किस चीज पे डिपेंडेंट है? सर विस्कोसिटी पे। बिल्कुल। विस्कोसिटी पे। अरे सब ना, माइक बंद कर लो यार, डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, फिर की आवाज नहीं अच्छा, सुनाई देती। बिल्कुल, यहाँ तक आपने सही बोला, विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट है। अब मुझे ये बताएं कि जितना भारी भारी कंपोनेंट होगा, हेवियर कंपोनेंट, उसका एपीआई वुड बी लोअर और हायर? लोअर होगा। लोअर Lower. होगा। लोअर होगा सर। Yeah, lower. So usually whisk breaking is done for components which have low API gravities. Okay, now I will move forward that what exactly is whisk breaking. Okay, before, सर स्लाइड शो नहीं breaking हो is रही। a type of whisk breaking is a type of thermal cracking. When I talk about thermal cracking, what comes under in your mind with these two words, thermal and cracking? Or why is cracking done? सर टेम्परेचर की बेस पे किसी चीज को जी, तोड़ना। हाई टेम्परेचर की बेस पे हाई जी, टेम्परेचर की बेस में किसी हैवी कंपोनेंट को तोड़ना। हाँ, बिल्कुल। हमारा जो पर्पस है वो क्रैकिंग ही है। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि हमारा जो ज़्यादा काम के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते हैं हायर एपीआई के या लोअर विस्कोसिटी के। और अगर हमारे पास हैवी कंपोनेंट्स हो, तो उनको हमें ब्रेक करना होगा, जिसकी वजह से हम क्रैकिंग करते हैं। और 3 या 4 किस्म की क्रैकिंग्स होती हैं। हाइड्रो क्रैकिंग होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, थर्मल क्रैकिंग होती है। विस्क ब्रेकिंग जो है वो थर्मल क्रैकिंग की कैटेगरी के अंदर आती है। अब आप ये देखें कि क्रैकिंग एग्जैक्टली होती क्या है। क्रैकिंग ऑफ हैवी रेजिड्यूज अंडर सिवियर थर्मल कंडीशंस, यानी आपने ऐसी थर्मल कंडीशंस देनी होगी जिसकी वजह से आपके हैवी रेजिड्यूज ब्रेक हो जाएं और लाइटर प्रोडक्ट्स बन जाएं। The liquid products of this process are highly olfinic and aromatic in nature. क्योंकि आप जब विस्क ब्रेकिंग करते हैं, आप हैवी रेजिड्यूज की करते हैं। तो जब आप हैवी रेजिड्यूज को विस्क ब्रेक करेंगे, तो उसके कंपाउंड्स के अंदर आपको सैचुरेटेड कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे, जैसे आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे जैसे एल्केन हो। आपको ज्यादातर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलेंगे, ऑल्फीन्स मिलेंगी, एरोमेटिक्स मिलेंगी। और ये भी आपने पहले पढ़ा होगा कि जिस कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिक ज्यादा हैं, उन कंपाउंड्स में ज्यादा क्या होगा? एनीवन? सर ऑक्टेन नंबर।
नहीं, ऑक्टेन ये नंबर कौन सा ज्यादा होगा उसका। कंपोनेंट ज्यादा होता है एरोमेटिक कंपाउंड में? सल्फर बेंजीन बिल्कुल। बेंजीन 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 बेन, बेंजीन। बेंजीन तो एरोमेटिक है, मगर मतलब सल्फर आपके कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे। और हमें सल्फर डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है? अनडिजायरेबल है सर। अनडिजायरेबल है। और सल्फर को हम उसको रिमूव किस तरह करते हैं? हाइड्रोटीटिंग। बिल्कुल। हाइड्रो बिल्कुल, ट्रीटिंग से सर। यहाँ तक आप लोग सही हैं, बिल्कुल हाइड्रो टीटिंग टेक्निक से करते हैं। अच्छा, मेरा जो अगला स्लाइड क्वेश्चन शो है, नहीं हो रही सर आप। मेरा जो अगला स्लाइड नजर आ रही है ना? ये आ रही जी है सर, सर, आ रही ये है। तो आ रही अच्छा, है। दाऊद नेट स्लो होगा। अच्छा, मेरा जो मैं थोड़ी अगला बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है, सॉरी, कुछ नहीं my सर, आप next बोले। question my next question is slightly away from this point, but just for general knowledge, just to know how much you remember. Hydro treating is an essential step for which process in petroleum refinery? सर कोकिंग, एक आइसोमराइजेशन और रिफॉर्मिंग करने से पहले बिल्कुल, बिल्कुल, जब हाइड्रोटीटिंग आप करना लाजमी रिफॉर्मिंग और है। आइसोमराइजेशन करते हैं तो आपको लाजमी हाइड्रो ट्रीटिंग करनी पहले जरूरी है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया अभी तक कि इसके लिक्विड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम कोकिंग की बात करते हैं। थर्मल क्रैकिंग एंड कोकिंग हमारा टॉपिक है। कोकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कार्बन फ्रॉम द हैवी रेजिड्यूज। अब जो आपके हैवी रेजिड्यूज होते हैं, when you remove carbon from it to produce lighter components, this process is known as coking. And I just mentioned to you that the larger the component or the more aromatic in nature, the more sulfur it's going to possess. So as you reduce the components, the sulfur content also reduces. Our main topic is not thermal cracking, it's wisp breaking, which is one type of thermal cracking. We have three processes in thermal cracking: wisp breaking, delayed coking, and severe thermal cracking. Just according to the names, you can tell the difference between them. Wisp breaking is done under mild thermal conditions. Delayed coking is done under medium thermal condition. And as the name suggests, under severe thermal conditions, you do thermal cracking. When we talk about industrial thermal cracking processes, like I just mentioned a while ago, wisp breaking, mild cracking, in which mild heat is applied to crack the residue to lower its viscosity and to produce some light products. Our end goal is that हेलो हेलो, आवाज चली सर गई आवाज क्या? नहीं आ रही। हेलो। सर आपकी आवाज सुनी। सर आवाज। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो सर को। क्या बात। hello, सर कोई sorry, there was some error on Hello. my, yeah, Hello. I don't know Is what the happened on my side. Internet stopped working. Okay, can I be heard again? यस Yes, सर। sir. Hello. Yes sir, continue. Yes sir. Okay. Delayed coking is in which a moderate thermal cracking which converts the residue into lighter products, leaving the coke behind. And the third thermal process involves several thermal cracking examples, such as fluidized coking and flexi coking, which is beyond our today's lecture. If I show you a diagram of the processes, in all three processes, you can see the difference in the process parameters. The important point to note is that in wisp breaking, look at the temperature. The temperature is from 471 to 493 degrees. The reduce the viscosity of fuel oil. The conversion of wisp breaking is low. Similarly, for delayed coking, we have a different moderate temperature from 480 to 516. And for fluidized coking or flexi coking, the temperature is even higher, 482 to 566 degrees. Now, before I move on to the next slide, I will tell you that the feed for wisp breaking,
what do you expect is the feed that is going to be used in whisk breaking? Sir, vacuum What residue comes or in your mind? atmospheric residue? Vacuum residue, Uh, sir. exactly. We are going to talk about residue. And why are we talking about residue? Why High is the feed viscosity. residue? High viscosity. Now, do you know the difference between atmospheric residue and vacuum residue? सर सीडीओ से जो निकलता है यस एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू होता है सीडीयू और से वीडियो से जो निकलेगा वो निकलता है एटमॉस्फेरिक होगा। बिल्कुल, डिस्टिलेशन प्रोसेस के ऊपर जो है ना कि आप जो डिस्टिलेशन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन पे करते हैं, उसका जो बॉटम मोस्ट प्रोडक्ट्स होता है, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर वैक्यूम रेजिड्यू इज द heaviest component. There are extra large chains in this, such as resins, asphaltenes, so there is no heavier component than vacuum residue. So when we are talking about whisk breaking, it is a mild thermal cracking सर of इसी से atmospheric. बोलें? सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है, जैसे आपने बताया ये फ्यूल ऑयल और फर्नेस ऑयल में फर्क होता है, ये एक ही चीज होती है? थोड़ा बहुत फर्क होता है। कई जगहों के ऊपर फ्यूल ऑयल फर्नेस ऑयल एक ही लगा लेते हैं, मगर ज़्यादातर ब्लेंडिंग और थोड़ा बहुत ज़रा सा फर्क है, बट मोस्ट बुक्स इसको सेम यूज कर लेते हैं। अब जब बात हम कर रहे हैं विस्क ब्रेकिंग की, ये एक माइल्ड थर्मल क्रैकिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम रेजिड्यू है टू प्रोड्यूस लाइटर प्रोडक्ट्स। इससे आपको अंदाजा ही हो गया, जैसे आप लोग ने खुद कहा, कि हमारी जो फीड होगी वो या तो एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू होगी या वैक्यूम रेजिड्यू होगी। Approximately 75 to 85% of the cracked material of lower viscosity is produced, which can be used as fuel oil. So your heavy product, 75 to 85% of it is cracked, and you get your lower viscosity product, which is the more desirable product. For those people who came slightly late, I will again repeat, in our industry, our preference is for the lighter products. The lighter products like gasoline, diesel, these are the most desirable products. Certain reactions are possible in whisk breaking. The main reaction in whisk breaking is thermal cracking of hydrocarbons. जो दूसरे possible reactions या other possible reactions are paraffinic side chain breaking, which lowers the pour point. What is the pour point? Anyone? Lowest temperature at which a liquid can be poured. Yeah, which the temperature at which the liquid is able to be poured. अगर pour point कम होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? कम टेम्परेचर में कि उससे बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएगा। हाँ, वो तो है, मगर हो क्या रहा है? ये सारे आंसर्स तो लाइटर कंपोनेंट जो होते हैं, लाइटर कंपोनेंट जो होते हैं उनका जो पोर है वो बहुत कम होता है। हाँ, नहीं, मगर पोर पॉइंट से हो क्या रहा है? अगर मैं पोर पॉइंट कम कर रहा हूँ या पैराफिनिक साइड चेन ब्रेक कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है? विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है? पोर पॉइंट और विस्कोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? अगर पोर पॉइंट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी क्या हो रही है? कम होना चाहिए सर। कम हो रही है। हाँ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग। मतलब घूम फिर कर मैंने कम हो गया। विस्कोसिटी को क्या हो रहा है जब पोर पॉइंट कम हो रहा है? तो एक आपका ये रिएक्शन हो गया। द सेकेंड रिएक्शन इज क्रैकिंग ऑफ नेप्थीन रिंग्स एट अ टेम्परेचर अबव 482 डिग्रीज। आपने जितने भी पीछे वो कंडीशन देखी थी, 482 डिग्रीज के ऊपर उसके रिएक्शन थे। 482 से 516 इस तरह जा रहा था। कोक फॉर्मेशन होती है by processes like polymerization, condensation, dehydrogenation and dealkylation। ये तीसरी प्रोसेस है। और जो चौथी प्रोसेस है वो फर्दर क्रैकिंग होती है which results in asphaltene and coke which leaves the liquid phase, यानी delayed coking। बेसिकली मेरा बोलने का मकसद ये है कि विस्क ब्रेकिंग आपका एक रिएक्शन हो रहा है, मगर विस्क ब्रेकिंग के थ्रू आपके दूसरे थर्मल रिएक्शंस भी हो सकते हैं थर्मल क्रैकिंग के, यानी डिलेड कोकिंग भी साइड बाय साइड हो सकता है, उसके अलावा मेजर थर्मल क्रैकिंग भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि जिस वक्त आप क्रैकिंग कर रहे हो तो सिर्फ विस्क ब्रेकिंग नहीं कर रहे हो। तो ये ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस आर
इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अब जब एक स्टेप हम आगे जाएं, प्रोसेस की बात करें, हम जब विस्क ब्रेकिंग की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्क ब्रेकिंग। नंबर 1 कॉइल विस्क ब्रेकिंग, जिसमें आपकी थर्मल क्रैकिंग अकर्स इन द कॉइल ऑफ द फर्नेस। सो in the furnace there is a coil and that is the position where thermal cracking will take place। जो दूसरी टाइप ऑफ विस्क ब्रेकिंग होती है वो होती है सोकर विस्क ब्रेकिंग। इसके अंदर जो आपकी क्रैकिंग होती है वो फर्नेस के अंदर नहीं होती, मगर एक ड्रम के अंदर होती है, जिसको हम सोकिंग ड्रम बोलते हैं या सोकर ड्रम बोलते हैं। ये मैंने पूरी प्रोसेस इसको इस तरह स्लाइड में कर बना दिया है, इसको जरा देखते हैं। जब हम कॉइल विस्क ब्रेकिंग की बात करते हैं, हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपकी फीट। फीट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू AR होती है और वैक्यूम रेजिड्यू VR होती है। इट इज हीटेड एंड देन माइल्डली क्रैक्ड इन द विस्क ब्रेकर फर्नेस। उसके बाद कंडीशंस क्या होती हैं? कॉइल विस्क ब्रेकर की कंडीशन रेंज करती हैं 450 टू 480 और इसका जो प्रेशर रेंज करता है वो है अबाउट 3 to 10 बार। द विस्क ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स आर इमीडिएटली क्वेंच्ड। जैसे ही आपने विस्क ब्रेक करके प्रोडक्ट्स बनाए ना, तो आपने क्वेंचिंग की। क्वेंचिंग लाजमी स्टेप है विस्क ब्रेकिंग के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेंचिंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन विस्क ब्रेकिंग, whether you do coil whisk breaking, whether you do soaker whisk breaking, you need to do quenching. Quenching is done to prevent coking in the fractionating tower। जो आपका fractionating tower होता है उसके अंदर आपके कोक प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। कोक क्या होता है? अभी मैंने पहले बात की थी, कोक ये होता है जब आपका कार्बन आपकी चेन से बाहर निकलना शुरू होता है, तो ये आपका कोकिंग है। अगर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर आपका कोक एक्यूमुलेट हो जाए तो इसकी अलग नुकसानात हैं। एक तो आपकी यील्ड कम होगी, दूसरा आपका फाउलिंग होगा, आपकी इक्विपमेंट खराब होगी। तो ये सारे फैक्टर्स रोकने के लिए हम क्वेंच करते हैं। जो गैस ऑयल एंड विस्क ब्रेकर रेजिड्यू आर मोस्टली यूज्ड एज क्वेंचिंग स्ट्रीम्स। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हम विस्क ब्रेकिंग के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं स्ट्रीम्स क्वेंचिंग के लिए, तो इसके लिए गैस ऑयल और विस्क ब्रेकिंग रेजिड्यू। अगर आप ये डायग्राम देखें, मैं तीसरे पॉइंट पर ज्यादा आता हूं, अगर किसी को याद नहीं रहे कि कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, अगर ये आप आखिर फ्रैक्शनेशन देखें, जो हैवियर जो प्रोडक्ट्स हैं गैस ऑयल और रेजिड्यू के बॉटम 2, वो ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि गैसेस तो आप क्वेंचिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही आपकी यूज हो जाती हैं। गैसोलीन आपका मेन प्रोडक्ट है, वो आप आराम से अपना यूज कर लेते हैं। तो इसी रेजिड्यू और गैस ऑयल को आप रिसाइकल करते हैं। आपको पीछे नजर आ रहा है कि ये स्ट्रीम पीछे से जा रही है और ये दोबारा फ्रैक्शनेटर से पहले एक एरो में जा रहा है, एरो के थ्रू ये जा रहा है। मैं डायग्राम के ऊपर अभी आता हूँ। जब आपके ये आपकी कंडीशन थी, इसके बाद जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो है आपका फ्रैक्शनेटर। आफ्टर क्वेंचिंग, एक दफा आपने जब क्वेंचिंग कर ली, द फ्लूइड गोज इनटू द लोअर सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शनेटर एंड इज फ्लैश्ड। अब मुझे कोई बताए कि फ्लैशिंग क्या होती है? ये भी आपने मास ट्रांसफर के अंदर पढ़ा होगा या जब डिजाइन किया होगा डिस्टिलेशन, तो आपको मालूम होगा। व्हाट इज फ्लैशिंग? सर हायर प्रेशर से जब लोअर प्रेशर में जाता ही ना कोई चीज, तो और फ्लैशिंग गैस कर आप क्या सेपरेट करते हो हैं? जाती है लिक्विड से। बिल्कुल, आप कंपोनेंट सेपरेट करते हैं। कंपोनेंट्स किस बेस के ऊपर सेपरेट होंगे? किस बेस के ऊपर कंपोनेंट सेपरेट? प्रेशर की बेस पे, प्रेशर की बेस पे सर। प्रेशर की बेस पे? तो डिस्टिलेशन के अंदर या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में प्रेशर के बेस पे होंगे? नहीं, दोबारा ट्राई करें। बॉइलिंग पॉइंट या हेवीनेस या विस्कोसिटी या एपीआई ग्रेविटी, ऐसी चीजों के ऊपर सेपरेट होंगे ना आपके। इसीलिए जब आप ये देखें, जब प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड इनटू गैस, गैसोलीन, गैस ऑयल एंड विस्क ब्रेकर रेजिड्यू। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बात ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब इन्होंने गैसोलीन लिखी है ना, इन्होंने नैफ्था और गैसोलीन को एकदम इकट्ठा मतलब साथ मर्ज कर लिया है, प्रोडक्ट्स कम बनाए हैं।
और जब गैस ऑयल लिखा है तो यहाँ पर फर्नेस ऑयल भी इन्होंने इंक्लूड किया है। सारे मतलब प्रोडक्ट नहीं किए हैं, मेन इन्होंने प्रोडक्ट बता दिए हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट देखें, द प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड इनटू गैस, गैसोलीन, गैस ऑयल एंड विस्क ब्रेकर रेजिड्यू। These are dependent upon the boiling points, या in other words API gravity या viscosity। जिसका boiling point सबसे कम है वो सबसे पहले निकलेगा, which is what distillation is done, या fractionator भी यही काम करता है, इसको ये fractions के अंदर divide कर देता है। फिर ये products are then used for various purposes। इसमें से आपको क्या लगता है, अगेन गोइंग बैक टू योर नॉलेज ऑफ प्रीवियस पेट्रोलियम रिफाइनरी, अगर मैं यहाँ से नेफ्ता निकालूं, आपको क्या लगता है नेफ्ता कहाँ पर यूज होता है? नेफ्ता को किधर यूज करेंगे, कौन सी प्रोसेस में? एनीवन? और रिफॉर्मिंग। जी हैवी नेफ्था होगा तो रिफॉर्मिंग करेंगे, लाइट नेफ्था होगा तो आइसोम करेंगे। बिल्कुल। अगर तो जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, जब मैं वेरियस पर्पसेस बोल रहा हूँ, नेफ्ता जो होगा वो आपका यूज होगा या तो आइसोमराइजेशन के लिए या रिफॉर्मिंग के लिए। इसी तरह जो आपके हेवियर दूसरे प्रोडक्ट्स होंगे, यानी आपका जो हेवीएस्ट प्रोडक्ट हो गया विस्क ब्रेकर रेजिड्यू, आपके ख्याल में ये कहां पर यूज हो सकता है? कौन सी प्रोसेस में यूज हो सकता है? कोकिंग। बिल्कुल। कौन सी टाइप ऑफ कोकिंग में इस्तेमाल हो सकता है? फ्लेक्स कोकिंग या फ्लूइडाइज्ड कोकिंग के अंदर, जो कि एक दूसरा टॉपिक है। डिलेट कोकिंग या डिलेट कोकिंग में हो सकता है। डिलेट में भी हो सकता है, मगर हेवियर उसके अंदर ज्यादा यूज होंगे। डिलेट में भी यूज हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा नहीं यूज हो सकता। और तीसरा जो प्रोडक्ट है गैस ऑयल, ये कहाँ यूज हो सकता है? ये कौन सी तरह की क्रैकिंग में यूज हो सकता है? कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर यूज हो सकता है। तो अब ये तो इसकी तीन नटशेल के अंदर, these were the three processes in the nutshell. Now we will follow the diagram of whisk breaking. First of all, your feed, which is vacuum residue. This could have been atmospheric residue also. This is preheated at a certain temperature around 350 to 400 degrees. ये preheat होता है and it goes into the furnace. Now they haven't exactly shown inside the furnace where the cracking is taking place, but inside this furnace amongst the walls, यहाँ पर एक wires होता है walls के पास, and क्योंकि यहाँ पर coiled wires होते हैं, whatever cracking is taking place is inside this furnace, hence it gets its name coiled whisk breaking. So if I give a diagram like this and I ask you to identify the process, you can easily tell that this is coiled whisk breaking. Then the conditions I've told you are about 485 degrees at the outlet of the furnace temperature and 3 bar. From the furnace, it is going inside the fractionation column. There is one thing missing over here. They haven't labeled it. But what is the most important step that is happening before it is going into the fractionating column? What is happening? The residue is going recycling also. क्या हो रहा है? क्वेंचिंग हो रही है। क्वेंचिंग का मैंने आपको जी क्वेंचिंग के लिए हाँ क्वेंचिंग क्यों हो रही है इसका भी मैंने आपको रीजन बताया। अगर आपने क्वेंचिंग नहीं की तो आपके फ्रैक्शनेशन कॉलम के अंदर इफेक्ट होगा। कोक आपकी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में प्रोड्यूस होगी, कोक फॉर्मेशन ना हो, हाँ, और कोक प्रोडक्शन ना हो, इसीलिए यहाँ पर क्वेंचिंग लाजमी है। क्वेंचिंग होती है तो कहीं इसको भूलिएगा नहीं। मतलब अगर कभी आप ऐसे क्वेश्चन लिखें, पूरी प्रोसेस आप लिख रहे हैं, तो ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि क्वेंचिंग लाजमी है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पहले। अच्छा, ये आपका एक तरह की विस्क ब्रेकिंग हो गई। इसी तरह सोकर विस्क ब्रेकिंग है। आमतौर पे दोनों विस्क ब्रेकिंग सेम है विथ माइल्ड डिफरेंस। अगर आप फीड देखें, इसकी भी फीड सेम है, वही चीज मैंने लिखी है। The AR and the VR feed is heated and then mildly cracked in the whisk breaker furnace. अब आप बात करें conditions की। The reaction temperature is 450 to 480 with a pressure of 3 to 10 bar. Bulk of the cracking reactions occur not in the furnace, but the drum located
after the furnace called the soaker. Basically, there is a drum which is located after your furnace and before your fractionator. This is called the soaker. This is where the main cracking reaction takes place. Here the oil is held for a predetermined time to allow the cracking to occur before the quenching step. An important point over here. The important point is quenching step always takes place after cracking. First cracking has to take place, then quenching is done so that further coke is not formed into the fractionating tower. The lower temperature in this there is lower temperature which is used rather than in the coil whisk breaker. I will just come to this point. When we are talking about whisk breaking, we are dealing with two parameters. Can you guess the two parameters? One of them is temperature. Another parameter. Residence time. Huh? Retention time. Residence time. Residence time. Residence time. It is mentioned in this slide, determined time to allow the cracking to occur. There are two basic parameters in whisk breaking, the temperature and the residence time. Before I go further on to that, I would just say that in the coil whisk breaking, you have a higher temperature and a lower residence time. In a soaker whisk breaking, you have a higher residence time and a lower temperature. You can easily tell that your residence time is higher in soaker whisk breaking because it says over here the oil is held for a predetermined time. That means you have to keep the oil, hold it into the soaker for a significant amount of time so that cracking can take place before the quenching step. In the coil whisk breaker, the cracking took place in the furnace. You did not need to have a high time over there. The third line, the fractionator part is the same. The main difference was in the conditions. I will show this to you in a diagram, then you can get a better picture of this. The feed is the same vacuum residue that goes into the preheater coming into the furnace. From the furnace, we go into the soaking reactor. Now, after look at the outlet temperature of the furnace. What do you see over here? What is the temperature? 455 degree. Compare this temperature with the temperature over here. 485 degree. So difference number one, the temperature in soaker whisk breaking is always lower than coil whisk breaking. That is one major difference. Secondly, the time the time that is going to take place is significantly higher. The rest of the process is the same. These are the major differences that I found out about coil whisk breaking versus soaker whisk breaking. Difference one, I have already mentioned. High temperature in coil whisk breaking with a low residence time. Low temperature with a high residence time in soaker whisk breaking. Number two, in a coil whisk breaker, the coke is produced in the tubes of the furnace. Why is the coke being produced in the tube of the furnace? Because the cracking reactions are taking place inside the furnace. So when the cracking reactions take place inside the furnace, it can lead to fouling or blockage. The rate of coke produced is higher due to a higher temperature. Obviously, higher the temperature, more the cracking is going to take place, faster cracking is going to take place, so more coke is going to be produced. On the other hand, the coke produced in a soaker whisk breaker is significantly less. The rate is less. That is because the temperature is lower. The third difference, frequent decoking is required, which is labor intensive. When coke is being produced rapidly, you need to remove this coke as quickly as possible. So this process requires a lot of labor and it is done in a routine manner. There are routine shutdowns, routine procedure. So the need to so you do not need to shut down the operation because you are following it in a systematic manner. Okay, you can tell that for example,
You say that after every 12 hours, I am going to maintain this. That is just an example. It is not like that. In the term of soaker whisk breaking, less attention is required. When taken out of service, requires a complete halt in the operation, which can disrupt the refinery process. This point means that soaking whisk breaking has a disadvantage. There is no routine manner in which the coking can be removed. You have to do a shutdown process, and obviously if you shut down your process, that is going to disrupt your refinery process. So that is one disadvantage of the soaker whisk breaking compared with the coil whisk breaking. Yes, that is true that the advantage is that less coke is being formed, but obviously when your industry is shutting down and the refinery product is going to be reduced, that is going to affect the yield at the end of the day. And the fourth point is higher temperature means units require more fuel, and lower temperature in a soaker whisk breaking means less fuel is used, which is an advantage at times because it's going to reduce the costs. So when an industry decides that whether it's going to do soaker whisk breaking or coil whisk breaking, it has to balance these 4 points together. It has to estimate and then decide that what is the feasibility for the process or for the type of whisk breaker that is being used in that particular process. So these points have to be incorporated and taken in mind. Then we come on to the process variables. For any process, there are certain variables, and the variables which affect the whisk breaking include the outlet temperature of the furnace, the outlet pressure of the furnace, and the feed rate. Let us now look how these factors affect each other. If we go into the outlet temperature, we are measuring the outlet temperature, keeping the feed rate constant. There will be an increase in product if the temperature increases. When I'm making the two arrows together, cracking and temperature, this is showing that it is directly proportional to each other. I could have made them in the reverse direction going outwards also, but I preferred making them inside. So as the temperature rises, what is going to happen? Cracking is going to rise. Cracking is going to be taking place at a faster rate. It's going to rise with the temperature. If cracking increases, what is going to happen to the products? The products are going to increase. Obviously, the heavier products is going to break down into the lighter components, the more desirable products. And I also told you one important thing, that it is not all good with the cracking reactions. What happens when the temperature is increasing? Coke production will also increase. Higher temperature, higher coke production. So when the coke increases, is that good for us? Do we desire coke? No, sir. No, we don't. So this is the risk that we have to take in place, that this comes with it. We cannot stop the coke production because coke production is one of the reactions of whisk breaking. So the only thing that we can do is we can minimize the coke production. As if the coke is increasing, we have to quickly remove the coke. So we have to keep this thing in mind. So our conditions have to be designed or operated in such a way that when we are increasing the products, we should not be greedy that we just want to increase the product without any sense or without any estimation. There should be a certain logical thinking behind it, because okay, if I'm saying that I'm just increasing the products and I'm just increasing the temperature, obviously I increase the coke. And another thing, if I increase the temperature to a significant amount, let's say over 566 degrees, what is going to happen? सर कोक बहुत ज्यादा बनेगा. और क्या होगा? कोक तो बनेगा. क्या आपने विस्क ब्रेकिंग की फिर? कोकिंग हो गई फिर तो. नहीं.
then your whole process is changed. You haven't done whisk breaking because 566 degrees is for severe thermal cracking. You've changed the process. You aren't doing whisk breaking over there. मतलब इतना रैपिडली आपका प्रोडक्ट ब्रेक कर देगा कि विस्क ब्रेकिंग कैसे रहेगा. विस्क ब्रेकिंग की एक रेंज होती है. समझ आई बात? जी सर. हेलो, यस सर. जागे हुए हैं सब? जी सर, आ रही है. जी सर. जी सर. जी सर. अच्छा, यस सर, यस सर. सही. यस सर, मुझे यस सर. response दें तो मुझे मालूम है जी थोड़ी सर. थकन हो रही है. छुट्टियों के अंदर 2 घंटे की क्लास के बाद फिर एक तीसरी क्लास लेना, चौथी क्लास लेना आसान काम नहीं है. मगर इसको यूं सोचें कि बस अब थोड़ा सा रह गया, इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएगा. सर अच्छा, छुट्टियां चलें, बढ़ जाएंगी. आगे चलते हैं. दो क्लास That is the furnace. Sorry, बोले क्या बोला? We go on to the furnace Sir, outlet pressure. The pressure is linked with the rate of vaporization. High pressure will suppress vaporization. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि pressure और vaporization inversely related हैं या opposite directions के अंदर हैं. अगर आपने pressure बढ़ाया, high pressure, तो आपका वेपराइजेशन क्या होगा? वो कम होगा. यानी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ज्यादातर वो ज्यादातर लिक्विड फेज के अंदर हो गया. लिक्विड इज प्रोड्यूस. सो हाई प्रेशर विल सप्रेस वेपराइजेशन, लिक्विड इज प्रोड्यूस. तो जितना आप प्रेशर कम करेंगे, लो प्रेशर, you will get more vaporized products such as gas, naphtha. These can be used in other processes. High pressure means more of gas oil being produced. So in this way, you change the pressure according to your requirements, and then you can mark out what type of products that you're going to receive. If you're keeping a significantly higher pressure, you will get a larger proportion of gas oil compared to the lighter products. But if you keep the pressure low, then you get more of the gaseous products and naphtha. The third process parameter is the feed rate. At the same furnace outlet temperature, the important point is that the outlet temperature should be kept the same. The severity of the whisk breaking operation decreases with an increase in temperature. So that means that when you increase the temperature, the amount of whisk breaking operation is going to decrease. So to maintain the same viscosity of the residue, these are then both directly proportional, which means that if the feed rate is increasing, you have to also increase the feed furnace outlet temperature. Why do you have to increase it? To maintain the same viscosity of residue. If you want to maintain the same viscosity, if feed rate is increasing, the furnace outlet temperature is also increases. What is going to happen if the feed rate decreases? What will we do if the feed rate has to decrease? सर आउटलेट टेम्परेचर बढ़ जाएगा. कम करेंगे, आउटलेट टेम्परेचर कम हम होगा. करेंगे सर. These are सर, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ये सिर्फ डायरेक्ट देखिए प्रोपोर्शन सर, जब अगर है जब आपको विस्कोसिटी सेम रखनी है. आखिरी लाइन देखें, टू मेंटेन द सेम विस्कोसिटी ऑफ द रेजिड्यू. इफ यू वांट टू मेंटेन द सेम विस्कोसिटी ऑफ रेजिड्यू, द फीड रेट इज directly proportional to the outlet temperature of the furnace. So these three things, they are used to check your process, to check your products, and to find out what you need, or to keep the conditions according to the requirement. Now, just to give a general overview, the ये class is coming to an feed- end because feed I rate- have done the topic which I was asked, whisk breaking. For people who joined late, we have the recording, we will have the recording, but just for a recap, what we did today, we talked about whisk breaking. We talked that whisk breaking is one type of thermal cracking.
Then we went on further to talk about the feed of wisp breaking. The feed is atmospheric residue and vacuum residue. Then we talked about the types of wisp breaking. There are two types of wisp breaking, the coil wisp breaking and the soaker wisp breaking. We talked about the differences between the wisp breaking. What are the two parameters which wisp breaking depends upon? It is not temperature and pressure. It is temperature and residence residence time. time. Temperature and residence time. And finally, we talked about the process condition. Okay, that was from my end. But now, just what I usually do in every class of mine, whenever I take a class, I will ask random questions from people. सर एक So, सवाल था पूछें. सर, ये फीड रेट का आपने बताया कि फीड रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लेकिन सर अगर जैसे फीड किसी वजह से कम हो जाती है तो फर्नेस में टेम्परेचर तो कंटिन्यूसली इतनी हीट सप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं जाएगा? फीड अगर कम होती है तो टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा उसका आउटलेट? मैंने कहा बढ़ेगा, मगर मैंने ये भी कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हो रही है जब आपको विस्कोसिटी मेंटेन करनी है. सही है. अब हो सकता है आप मेंटेन नहीं करो एट द सेम फर्नेस आउटलेट टेम्परेचर. ऊपर देखें ना, अगर आपका फर्नेस आउटलेट टेम्परेचर सेम है, सिविरिटी ऑफ विस्प ब्रेकिंग ऑपरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर. उस डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये जब आएगा जब ये आपस के अंदर विस्कोसिटी आपने सेम रखनी है, तब इसका आपस में रिलेशन है. अभी मसला ये हो रहा है कि मुझे यहाँ पर इस वक्त नजर नहीं आ रहा किससे, मतलब मेरे पास सिर्फ 25 नंबर शुरू हो रहे हैं. तो अब रैंडमली मैं पूछने लगा हूँ जो सामने मेरे स्क्रीन के ऊपर हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि क्या क्या हमने पढ़ा है. अब अगेन ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये सिर्फ एक रीकैप के लिए है. इसके अंदर डोंट थिंक कि मैं आपसे क्विज ले रहा हूँ या असाइनमेंट ले रहा हूँ. इट इज जस्ट अ जनरल इंटरैक्शन एंड जस्ट अ रीकैप सो एवरीवन नोज व्हाट वी आर डूइंग. ओके, अब ये कौन है? एसन. एसन, मुझे आप ये बताएं कि थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस की कितनी टाइप्स हैं? सर 2. कौन कौन सी? विस्प ब्रेकिंग और थर्मल क्रैकिंग. एक और थी, सोचें. विस्प ब्रेकिंग, थर्मल क्रैकिंग, एक और थी. कोकिंग. डिलेट कोकिंग. डिलेट कोकिंग. तीनों के बीच में, ऐसा तीनों के बीच में फर्क क्या है? सर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर ट्राई कर लें. गिव इट अ ट्राई. टेम्परेचर का फर्क है सर. टेम्परेचर एंड प्रेशर. हाँ, टेम्परेचर. Daud, what is the difference between the three types of cracking? What is the temperature difference between the three types of cracking? Someone said a temperature difference. Can you please enlighten us? Yes sir. माइल्ड, सबसे पहले जो आपकी विस्प ब्रेकर है उसके अंदर माइल्ड टेम्परेचर होता है, उसके बाद डिलेट कुकिंग है, उसके अंदर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, उसके बाद सीवियर थर्मल क्रैकिंग है, उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है 566 डिग्री तक. ओके, सही है. राजेश, कितनी टाइप्स ऑफ विस्प ब्रेकिंग है? हमजा माइक बंद करो यार. हमजा माइक बंद करो. अच्छा चलें, जवाब नहीं दे रहे. इसरार, इसरार आवाज आ रही है? आ रही है जी. इसरार, कितनी टाइप्स ऑफ विस्प ब्रेकिंग है? 2 टाइप्स के अंदर. 2 टाइप्स हैं. सही है. अब कौन सी 2 टाइप्स की हैं? एक रेजिड्यू है और एक विस्कस. सॉरी, दोबारा बोलें. रेजिड्यू विस्प ब्रेकिंग. इधर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, विस्प ब्रेकिंग हम करते हैं रेजिड्यू कंपाउंड के ऊपर. What you said about residue is actually the feed of wisp breaking. The 2 types of wisp breaking are coil wisp breaking and soaker wisp breaking.
हाँ, सोकर और कॉइल दोनों के बीच में फर्क क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है? नहीं मालूम? नहीं सर, सॉरी। टेम्परेचर और रेजिडेंस टाइम का डिफरेंस है सर। हाँ, मगर सही है, मैं और लोगों को भी और चांस कुछ देना और भी चाह रहा हूँ difference? कि मतलब जो सामने है, बिल्कुल टेम्परेचर और रेजिडेंस टाइम का मेजर डिफरेंस है। ये कौन है? मोहम्मद हमजा। सोकर विस्क ब्रेकिंग के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है प्रोसेस में? सर टेम्परेचर कम होता है और रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होता है। सही है। अच्छा, अब आप बात ही ये कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि दोनों विस्क ब्रेकिंग के अंदर ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सी है, या किससे आपको? सर जी मैंने यूट्यूब पे देखा था तो बोल रहे थे सोकर विस्क ब्रेकिंग में जो साफ करना पड़ता है तो 3-4 साल बाद करना पड़ता है और ऑयल में 1 साल। तो मेरे ख्याल से सोकर ज़्यादा अच्छा, सूटेबल है। let me change my question. Tell me economical in terms of fuel. In terms of fuel कौन सी इकोनॉमिकल होगी? हाँ सोकर कम इस्तेमाल होता सोकर। और क्यों होगी? मैंने मान लिया आपकी बात, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सोकर विस्क ब्रेकिंग, बट व्हाई? है। फ्यूल कम इस्तेमाल हो रहा है और जो क्लीनिंग टाइम है वो भी लंबा है, बाद में बिल्कुल साफ करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि असल में what happens is your cracking is dependent upon the temperature. Ultimately it's related with temperature. Higher temperature, more cracking. Obviously more cracking means more coke production. More coke production, then you know the entire process after that. Okay, हमाद से तो पूछ लिया था। ये कौन है? इर्तिजा। आवाज आ रही है इर्तिजा? हेलो? चलो, अब जवाब नहीं आएगा। नेक्स्ट कौन है? हारिस। जी सर। हारिस, मुझे ये बताएं कि आपकी जो प्रोसेस है, पूरी विस्क ब्रेकिंग प्रोसेस, वो कौन से 3 पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है? चलें, आई गिव यू अ हिंट, वन ऑफ देम इज फीड एक रेट। फीड रेट हो गया, फीड जी, रेट हो गया सर, और बाकी दो टेम्परेचर किस चीज का टेम्परेचर? सर, फीड का। फीड का नहीं, दोबारा ट्राई करें प्लीज, ट्राई अगेन। आउटलेट टेम्परेचर सर। किस चीज का आउटलेट? सर प्रोडक्ट जो निकल रही है। फर्नेस। फर्नेस फर्नेस। आउटलेट टेम्परेचर एंड फर्नेस आउटलेट प्रेशर। Okay. Last question. Hamad, what is the most important step in whisk breaking? Without that is often that we should be focused on. जी हमाद जी, क्वेंचिंग, यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप आंसर अपना कभी लिखें विस्क ब्रेकिंग के ऊपर तो क्वेंचिंग को प्लीज नहीं भूलिएगा। क्वेंचिंग इज important which we often overlook. And with that, I think the time is over and you should focus on your next class. So thank you for your time and bearing me with this lecture. And inshallah, I hope that you learn something from this lecture, or that's all I can say. Thank you. थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.